नमस्कार। नारद संचार से मैं ब्रजेश भट्ट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यूं तो हिंदी पत्रकारिता का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। आपको बता दें कि आज भारतवर्ष के इतिहास में हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मातंत, जो कि साप्ताहिक था, आज ही के दिन 30 मई 1826 ईस्वी को कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक कानपुर के मूल निवासी पंडित जुगल किशोर शुक्ला जी थे। इनको मैं श्रद्धांजलि देता हूं और आज सभी हिंदी पत्रकारिता दिवस मना रहे हैं। लेकिन एक सच यह भी है कि इस लॉकडाउन के साथ साथ आज पत्रकारों की जो स्थिति है वो बेहद गंभीर हो चुकी है। कई मीडिया संस्थानों के निर्णय से हमारे बहुत सारे साथी बेरोजगार हो चुके हैं। कई पत्रकारों को तो 2-3 महीने का वेतन तक नहीं मिला। सरकार को इस मुद्दे पर अवश्य ही पहल करनी चाहिए। इसी विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री अनुराग मिश्रा जी, जो हिंदुस्तान के मेट्रो एडिटर रह चुके हैं, माइक्रोसॉफ्ट में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और वर्तमान में जागरण ऑनलाइन में हेड कर रहे हैं। साथ ही हमारे साथ आदरणीय देवेंद्र शर्मा जी हैं, जो पिछले 28 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। इस समय राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र से जुड़े हैं। इन्हें आर्थिक मामलों की अच्छी समझ है। यह विभिन्न टीवी चैनलों और आकाशवाणी के कार्यक्रमों में नियमित रूप से भाग लेते रहते हैं। शर्मा जी और आदरणीय मिश्रा जी का मैं स्वागत करता हूं। हमारे साथ स्मिता सिंह जी हैं। श्रीमती दैनिक जागरण फीचर से हैं। आप कई वर्षों से जागरण में कार्यरत हैं और अध्यात्म और महिला बाल विकास पर लिखती हैं। हमारे साथ एक लेखक का भी जुड़ना था, रता जी। मुझे लगता है थोड़ा सा व्यवधान हो रहा है, तो जैसे ही उनका हमसे जुड़ाव होता है, हम आपसे उनका परिचय कराते हैं। और इसके अलावा आज के हमारे कार्यक्रम का जो संचालन है आदरणीय अमित पंत जी कर रहे हैं, जो एक जनसंपर्क पेशेवर हैं। मूल रूप से उत्तराखंड के अल्मोड़ा से हैं और कुमाऊं के इतिहास पर विशेष रूप से अनुसंधान कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम की परिकल्पना के रूप में इन्होंने काफी योगदान दिया। मैं आदरणीय पंत जी से अनुरोध करना चाहूंगा, कृपया आज के इस कार्यक्रम की बागडोर संभालें। आदरणीय पंत जी। धन्यवाद ब्रजेश जी, और जितने भी यहाँ पे गणमान्य लोग आए हैं सबका स्वागत और हिंदी पत्रकारिता दिवस की सबसे पहले बधाई। शुक्रिया। अब सबसे बड़ी बात है कि सिचुएशन ऐसी है, पहला क्वेश्चन जैसा ब्रजेश ने अभी बोला था, हालात ऐसे हो गए हैं कि पत्रकारों की, हर सेक्टर की है, लेकिन जर्नलिज्म में भी ये वाला सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे जो दिग्गज पत्रकार हुआ करते थे, जो सीनियर लेवल पे थे और जो जूनियर लेवल पे भी रहे हैं, बहुतों के साथ या तो नौकरी जा रही है या सैलरी कट के आ रही है। तो इस पे एक एक रिएक्शन पहले ले लेते हैं। तो सबसे देवेंद्र जी, पहले आपसे शुरू करें। आवाज नहीं आ रही है। देवेंद्र जी की आवाज नहीं आ रही है। माफ कीजिएगा देवेंद्र जी, 1 मिनट रुकिए, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आपने अपनी तरफ से आप सवाल अनुराग जी से पूछ सकते हैं जब तक मैं हेलो 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 हेलो। बोलिए सर, बोलिए। हाँ, देखिए पिछले हम 2-3 साल से देखें तो वैश्विक अर्थशाही मंदी के दौर से गुजर रही है। उससे भारतीय अर्थव्यवस्था भी अच्छी होती नहीं रही है, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ, हिंदी मीडिया प्रभावित हुआ है। इसमें हिंदी मीडिया में प्रिंट मीडिया की बात करें तो हम रेवेन्यू के मोर्चे पे हम मान सकते हैं कि देखिए काफी जो पहले कॉर्पोरेट हाउस वगैरह जो ऐड देते थे, जिनकी मतलब ग्रोथ अच्छी होती थी तो ऐड में भी अपना खर्च बढ़ाते थे, लेकिन पिछले उसमें संकुचन आता जा रहा है। और रही पे स्केल वाली बात है, जब से मजीठिया आया, ईमानदारी से कहा जाए, मजीठिया बिजबोर्ड जो प्रिंट मीडिया में लागू हुआ था, उसने सबसे ज्यादा बंटाधार किया हिंदी पत्रकारिता में, प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में। अब उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके तह में जाएंगे तो बहुत बड़ा हाल हो जाएगा, लेकिन पत्रकारिता की अब जो हिंदी पत्रकारों की स्थिति से मजदूरों जैसी हो गई है वो। अब आप सभी देख रहे हैं, बहुत ज्यादा सभी हिंदी पत्रकारिता से जुड़े हैं जितने इस पैनल में शामिल हैं, तो बहुत ज्यादा इसमें मतलब आप वो तह में जाएंगे तो मुझे लगता है उचित नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई यह है कि मजदूर की स्थिति जैसी हो गई इन पत्रकारों की। अनुराग जी। हाँ, मुझे लगता है कि पत्रकार जो है वो अपनी हालत के जिम्मेदार खुद है। सवाल क्या होता है कि जब आप बात करते हैं, जब हम अपने हुकूक की लड़ाई इकट्ठे मिलकर लड़ते ही नहीं है। जो पत्रकारिता के अंदर एक
पूरा बना हुआ एक लॉबीज का चक्कर रहता है, लोग मिल चलते हैं। मतलब अगर एक आदमी निकाला जा रहा है तो उसकी लड़ाई में मूलतः शामिल नहीं होते, हम अपनी लड़ाई लड़ते रहते हैं कि यार हमारी लड़ाई है तो हम अकेले लड़ेंगे। जब हमारा नंबर आएगा तो वो कहा जाता है ना कि आप किसी और की बर्बादी देख रहे हैं अपनी, मतलब तो ये लगता है कि ये बर्बादी उसकी हो रही है, हमारी नहीं हो रही है। हमको देखना होगा कि हमको एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा, तभी हम बदलाव ला पाएंगे, तभी अपने हक की बात रख पाएंगे। क्योंकि हम सोचते हैं उसको निकाल दिया गया, हम तर्क देते हैं कि उसका काम खराब था या चीजें खराब थी, लेकिन कल ही देखते हैं कि कल ये चीज हम पर लागू होगी। तो ये चीज मुझे लगता है ये चीज देखने की बिल्कुल जरूरत है। स्मिता जी। सच में अभी जो अनुराग जी ने कहा है मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। सबसे बड़ी बात तो है कि पत्रकार खुद जिम्मेदार हैं इस स्थिति के लिए। और जहां तक कि मैं बात करूं कि पत्रकार जो है जाति धर्म के नाम पर भी बटे हुए हैं। जाति में मान लिया जाए किसी का टाइटल अगर मिश्रा है तो जो दूसरे मिश्रा हैं वो चाहेंगे कि सिर्फ उन्हीं का जमावड़ा हो। अगर किसी का टाइटल श्रीवास्तव है तो वो चाहेंगे कि उन्हीं का जमावड़ा हो। तो पत्रकार खुद बटे हुए हैं, वो नहीं जानते हैं। ये समझ अब खत्म हो गई है कि जाति के आधार पे हम पत्रकारिता ना करें, हम सब एक पत्रकार जाति के हैं तो इसलिए हम सबको लेकर के चलें। अब ऐसी बात नहीं रह गई है। तो मुझे लगता है कि पत्रकार खुद जिम्मेदार हैं इस स्थिति के लिए। ये अगर हम ये बात कहें कि पत्रकार खुद जिम्मेदार है, यहाँ पे आपने बात करी, तो इसमें एक सीधा सवाल ये उठता है कि क्या जो वर्तमान स्थिति है इसमें ये भी एक कारण है कि जो विज्ञापन पहले से ज्यादा नहीं आ पा रहे हैं तो उस वजह से ये कर दिया गया है? ये एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि अखबार का जो तंत्र है वो इतना विशाल है। अगर आप किसी और तरीके की बात करते हैं, आप डिजिटल की बात करते हैं, तो तंत्र बहुत छोटा है। उसमें क्या है कि एक आदमी करता है, डिजिटल में एक कॉपी एडिटर की भूमिका निभा रहा है, तो वही व्यक्ति खबर बनाने से लेकर उसकी पब्लिशिंग से सारे काम करता है। और जब अखबार तंत्र की बात करते हैं तो वो बड़ा विशाल है। उसमें एक रिपोर्टर होता है, एक डेस्क होती है, उसकी कॉपी चेक करने वाला प्रूफ रीडर होता है, पन्ना बनाने वाला एक व्यक्ति होता है, ये और उसकी करने वाले एक आदमी है। उसके बाद का तंत्र बड़ा लंबा है, सर्कुलेशन है, पीडीएफ भेजने वाला है, मशीन पे काम करने वाले हैं, सेंटर तक पहुंचाने वाले, घर तक पहुंचाने वाले लोग। तो उस तंत्र में जितना खर्चा है ना वो बहुत बड़ा खर्चा है, वो एक विशाल संकलन का खर्चा है और उसमें टाइम बाउंड बहुत है। अगर आप अखबार की पेटों की बात करें तो किसी का 10:30 का है, 11 बजे का एडिशन है, तो और वो एडिशन अगर आपको खबर करेक्ट करनी है, खबर का रिप्लेसमेंट करना है तो उसका खर्चा एक अलग होता है। तो ये जो तंत्र है ये ऑनलाइन की तंत्र नहीं कि आपने अनपब्लिश कर दिया है, लाइट बंद करके टिकर हटा दिया। तो मुझे लगता है कि इस तंत्र में जो खर्चा है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है विज्ञापनों की मदद से। और दूसरा पॉइंट ये था कि अब तक अखबार जो भी तंत्र चला रहे थे, लंबा विज्ञापन आता था, एक बहुत मतलब कीमत थी उसका 10 भी विज्ञापन नहीं आ रहा है अखबारों के पास। तो उस तंत्र का चूंकि इतना बड़ा बन चुका था और आसान है, अखबार कई कैंपेन चलाते थे, कई शहर मार्केटिंग से अपने अखबार बेचते थे। मान लीजिए आप वो विज्ञापन की जगह कुछ स्कीम चाहते थे कि तो के बदले चादर मिल जाएंगी, बाल्टी मिल जाएगी, इस तरह के तमाम शहरों में अखबार बेचने के तरीके थे, तमाम उनके सामाजिक सरोकारों के इवेंट्स भी थे जो संभव ही नहीं हो पा रहे। तो ये बहुत बड़ी वजह है। और क्योंकि क्या होता है कि जो भी अखबारों में या जो भी इस तरह का कॉर्पोरेशन हुआ है वहां जो पैसा लेकर आएगा वही सबसे प्रमुख आदमी होगा, जाहिर सी बात है। ऐसी कंडीशन में जो पत्रकार है वो सिर्फ खबर लिख रहा है, तो वो अपने आप को ऐसा व्यक्त नहीं कर पा रहा है कि उसकी जो खबर है वो इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट जो अंग है वो पत्रकार है किसी अखबार में या किसी तंत्र में, लेकिन वो खुद को ये एहसास दिला नहीं पाता कि सबसे इम्पोर्टेंट मैं हूँ। किसी भी तंत्र में सबसे लीस्ट कैटेगरी में पत्रकार पहुंच जाता है, वहां सबसे ऊपर तंत्र पे कोई और दिखाई देता है। तो ये जो जंग है ये मुश्किल करती है। और विज्ञापन जो आपने कहा ना अमित जी, सबसे बड़ा कारण है कि पैसा नहीं आएगा तो तमाम सप्लीमेंट जो निकाले जाते हैं वो निकाले ही नहीं जाएंगे। अच्छा, अभी हमारे साथ चर्चा में विवेक जी भी जुड़ चुके हैं। नमस्कार विवेक जी। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ विवेक जी हिंदुस्तान में हुआ करते थे, फिर जी में रहे, यूपी के लखनऊ के हैं, अभी भी मृदुभाषी हैं। और आपका स्वागत है विवेक जी। धन्यवाद। दूसरे हमारे साथ रतन कौल जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार रतन कौल साहब। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे आमंत्रित किया है यहाँ पर। एक लेखक हैं
दशकों से लिखते आ रहे हैं, फुल सर्कल और विंग्स ऑफ फ्रीडम अंग्रेजी में किताब लिखी है, लेकिन हिंदी में रुझान इनका बढ़ गया है लिखने में। और आज जब इन्होंने कहा कि मैं आऊंगा, तो मैंने कहा सबसे बड़ा सौभाग्य कि आप जैसे सीनियर आदमी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये एक आशीर्वाद है जी। बहुत बढ़िया। तो विवेक जी, जो चर्चा हम कर रहे थे, पहला प्रश्न यही था कि जो अभी लॉकडाउन के चलते लोगों की तनख्वाहें कट रही हैं, पत्रकारों की नौकरी जा रही है, इस पर एक रिएक्शन दे दीजिए बस। जी मतलब ये मैं मानता हूँ कि इस समय मुश्किल दौर है और पत्रकारों की नौकरियां जा रही हैं और ये मुश्किल समय है, लेकिन मेरा ये मानना है कि पत्रकार दरअसल काम एक प्रोफेशनल के तौर पे करते हैं और खुद को कभी प्रोफेशनल मानते नहीं है, वो हमेशा एक नौकर की तरह काम करते हैं। ये मुझे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। मतलब पूरा आपका संस्थान बेच रहा, आपकी खबर होता है, मतलब आपकी लाई हुई खबर संस्थान बेच रहा है, लेकिन आपकी कोई वैल्यू नहीं है उस संस्थान में। तो ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि जो न्यू मीडिया है इसने बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। मतलब इस मंदी के दौर में भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो मेन स्ट्रीम छोड़ के अब वो अपना काम कर रहे हैं और उनको ना ऐड की कमी है, ना पैसे की कमी है, ना किसी चीज की कमी है, क्योंकि उन्होंने अपने आप के अंदर के प्रोफेशनल को पहचाना और उसको लेकर उन्होंने काम किया। अभी जैसे अगर हम हिंदी पत्रकारिता दिवस की बात करें, तो इसमें एक सवाल ये उठता है कि जब उदंत मार्तंड आया था, उस समय एक दिक्कत जो थी पाठकों के साथ जुड़ना, है ना, अगर देखा जाए तो अभी भी क्या ये हिंदी पत्रकारिता है और हिंदी अखबारों के साथ अभी भी ये दिक्कत रहती है? क्या ये संघर्ष अभी भी करना पड़ता है कि हम अपने पाठकों के साथ कैसे संवाद स्थापित कर पाए, या पाठकों को लेके कुछ दिक्कत या कुछ, इस पे एक देवेंद्र जी आपसे रिएक्शन अगर मिल जाए। देवेंद्र जी, हेलो। हाँ, हेलो। हाँ हाँ, देखिए इस समय पाठकों से जुड़ाव वाली कोई समस्या नहीं है। अब बहुत सारे अखबारों की बहुत अच्छी सर्कुलेशन है। अब जैसे हिंदी चैनल्स की बात करें, टीआरपी बहुत अच्छी है, लेकिन बात मुझे जो लग रही है इसमें नियत की कुछ कमी है। देखिए आपने, चलो अब मंदी आ गई या संकट का दौर हो गया, आप दशकों से कमा रहे हैं, 10 साल से कमा रहे हैं, आपकी बैलेंस शीट बहुत मजबूत है, तो लेकिन अब ये स्थिति कैसे पैदा हुई? तो इसमें कहीं ना कहीं मतलब मैनेजमेंट का नियत में भी कमी है। अभी एक दिन में तो ऐसा नहीं, आपने जो सारी कमाई की थी वो खत्म हो गई आपकी। दूसरी बात है, पत्रकारों का ये दुर्भाग्य सबसे बड़ा एक ये भी, अनुराग जी जो बात कर रहे थे उन्होंने बड़ा गंभीर मुद्दा उठाया। पत्रकार दुनिया भर की खबर छाप देगा और सबकी खबरें बता देगा, जब अपना वो नंबर आएगा तो वो उसकी पीड़ा को कोई नहीं उजागर कर पाता। ये इसमें तमाम मजबूरियां होती हैं, सभी लोग जानते हैं मैनेजमेंट की कैसे क्या है, किसको सैलरी मिल रही है नहीं मिल रही है, किसकी कटौती हो रही है। और आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारे, जैसे ना अब स्थिति यहाँ तक हो गई है कि बहुत सारे मीडिया संस्थान में जैसे कोई सिक्योरिटी गार्ड या मेड घर के लिए काम के लिए जो भर्ती करते, थर्ड पार्टी के जरिए वो भर्तियां की जा रही हैं। तो हम अपनी आवाज को ही बुलंद नहीं कर पा रहे, जबकि हम समाज का ठेका ले रहे हैं कि जी हम समाज को जो है मतलब ट्रांसपेरेंसी लाएंगे और भ्रष्टाचार दूर करेंगे। तो ये हम लोगों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अब ये क्या है, कैसे, इस बात पर चर्चा करने की जरूरत है। अनुराग जी, इस पर आपका रिएक्शन। अनुराग जी, ऑडियो। कि अगर इस संदर्भ में बात को देखें तो आपने कहा कि उदंड मार्तंड, अगर मेरे बिल्कुल सही हूँ, 1826 के करीब उदंड मार्तंड का आगमन हुआ था अखबारों में। तब की परिस्थितियां अलग थी, क्योंकि हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और वो अपने स्टेज की थी। 1857 की लड़ाई नहीं लड़े थे, हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो अभी हम देश में कुरीतियों से ही लड़ रहे थे। अगर 1826 से अब तक का सफर देखें, 150 साल का से अधिक सफर है, या 80-70 साल का सफर है। इस सफर में हमने करीब करीब क्या है कि आज हम बिल्कुल कई मामलों में विकासशील है, मतलब कई कुरीतियां हैं जिनको बाल विवाह सभी की तमाम दिक्कतें थी, वो उस दौर में अधिक थी। आज के दौर में क्या है कि जनता भी अखबार या चीजों को उस तरह से ले नहीं रही है। पहले अखबार एक माध्यम थे, उनमें लिखी गई एक बात गोल्डन वर्ड्स हुआ करती थी। सवाल ये भी है कि आप अखबार चलेंगे कैसे? अखबारों को स्कीमों से खुद को बेचना पड़ता है। अगर आप दुनिया भर के अन्य अखबारों की कीमतों को देखें और अखबार की कीमतों को देखें तो उसमें आधे से भी 1/3 का फर्क होता है। तो अगर हम अखबारों या
किसी माध्यम को सशक्त नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी हमको विज्ञापन दे रहा है एक बड़ा कड़वा सच है। हम बहुत लंबा तो क्या क्या आप लिख रहे हैं, किसी कारपोरेट के खिलाफ आपको तथ्य जुटाने पड़ेंगे लिखने के लिए, अगर आपको किसी के खिलाफ पुख्ता लिखना है, लेकिन आपको विज्ञापन देने वाला जो है वो कारपोरेट है, आपको चलाने वाला कारपोरेट है, आप बदलेंगे। सवाल ये है कि अगर इसको एग्जाम्पल देखें तो गुजरात में एक अखबार निकलता है अकीला करके, अकीला पाठकों की सिर्फ छोटी छोटी समस्याएं निकालता है और उससे अपना जीवन यापन करता है। कई नए अखबार है लेकिन वो अपनी आय को बड़ा लिमिटेड वर्ग तक सीमित रखते हैं। उनका मकसद ये नहीं कि हम इससे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े अंपायर है, बड़ा अलग अलग कारोबार खड़े कर लें। तो तब का माध्यम अलग था। उद्दंड मार्तंड से आज की अखबार को जोड़ना बिल्कुल मतलब न्यायोचित ही नहीं, क्योंकि 1947 के बाद या 1970-80 के बाद जब आप भारत उदारीकरण का एक दौर देख रहे हैं, जब व्यवसायीकरण का दौर देख रहे हैं, क्योंकि अखबार को एफडीआई बाहर से आ रही है, तमाम विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ साथ में जुड़ के काम करती हैं, तो हम कैसे करेंगे? हमारे कई कैंपेन आज लिखा है कि पीआर के इनिशिएटिव्स, जब हम इनिशिएटिव्स के तहत लिखेंगे तो कैसे बहुत बदलाव की आप उम्मीद कर सकते हैं या कैसे? तो कि हमारे यहाँ जो लोकल में खबरें होंगी वो नाली खड़ंजे से ऊपर नहीं निकल पा रही है। तो लीडरशिप में तो हम एक बड़े मुद्दे नहीं उठा पा रहे, बड़ा कैनवास ही देख पा रहे हैं अखबारों के मार्फत, जो एक जमाने पहले देखते थे हम आजादी के पहले। एक बड़ा कैनवास था, क्योंकि तमाम हमारा मकसद क्लियर था कि हमको चाहिए फ्रीडम। आज हमको चाहिए क्या, ये हम खुद तय नहीं कर पा रहे हैं। हम सरकार को बदल नहीं सकते, सरकार को बना नहीं सकते, सरकार को कुछ कर नहीं सकते। अब कोई मोटिव नहीं है, अखबार निकल रहे हैं ना, उनका मकसद सामरिक चेतना क्या है, जैसे सामरिक चेतना है, लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ बात बढ़े। स्मिता जी। हाँ स्मिता जी, आप फीचर पर लिखती आई हैं और माना जाता है कि माना क्या देखा जो अखबार का एक फीचर होता है और हिंदी अखबार का, वो बहुत सारी महिलाएं और बहुत सारे में खासा पसंद किया जाता है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि महिलाओं से सिर्फ परिशिष्ट को जोड़कर न देखें, सप्लीमेंट महिला पुरुष सभी समान रूप से पढ़ते हैं। जहाँ तक कि मेरा पेज है सतरंग, अंतस और अध्यात्म, या फिर झंकार का जो लिटरेचर का आता है, तो उसको महिला पुरुष बच्चे सभी पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले तो इस चीज को दिमाग से निकाल दें कि जितने भी सप्लीमेंट हैं वो महिलाओं के लिए हैं। संडे को सबको समय मिलता है, चाहे महिला हो या पुरुष, सबको समान समय मिलता है पढ़ने का, और वो सप्लीमेंट ही पढ़ते हैं। तो हम किसी महिला से जोड़कर न देखें सप्लीमेंट को। जी अमित जी। रतन सर जी। हेलो हेलो हेलो, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी। हेलो। रतन सर, आप अंग्रेजी में लिखते हुए आए हो। हेलो। हाँ मैम, आवाज आ रही है आपकी। हेलो हेलो। हाँ रतन जी, आप अंग्रेजी में लिखते हुए आए, उसके बाद अचानक से आपका फिर ध्यान हिंदी में आया, उसके बाद आप पावर ऑफ प्रेयर मतलब प्रार्थना की ताकत पे आपने लिखा, कोरोना को लेके लिखा। तो सर ये मतलब आपको क्या लगा कि विचारों की अभिव्यक्ति आप ज्यादा अच्छी करने लग गए थे उसमें, या क्या रहा थोड़ा सा? हाँ जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा अमित जी। अब इसके संबंध में मैं ये कहना चाहूंगा, और बल्कि मैं देना चाहूंगा उदाहरण जो पंडित युगल किशोर शुक्ल जी ने उद्दंड मार्तंड में दिया था, और उसमें उन्होंने लिखा था कि पराई भाषा में पढ़ना या लिखना ऐसा है जैसे पराये धन धनी होना और अपनी रहते पराई आंख देखना। तो इस संबंध में मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप दूसरी भाषा में विचारों और भावनाओं का अभिव्यक्ति चाहते हैं, तो उसका असली रस अगर आपको उठाना है तो वो अपनी भाषा में ही आप उठा सकते हैं। और ठीक है कि हम अंग्रेजी पढ़े हुए हैं, लेकिन हमारी अपनी मातृभाषा जो है वो हिंदी ही है। इसी कारण से मैं कभी कभी हिंदी में
भी कुछ लिख लेता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे अधिक रस आता है। विवेक सर, जी सर। ये हिंदी में जो रस आता है इस पे थोड़ा सा, देखिए क्योंकि अगर भारत देखा में जाए ना, अगर हम अपनी बात भी आम बोलचाल में भी अगर हम मैसेज करें या कुछ भी अपनी आपस में बात करें, अगर हम अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो उतने भाव नहीं हो पाते, जो मेरे मानना है। हम उतने भाव खोल के नहीं लिख पाते अगर हम अंग्रेजी में लिखें। ज्यादातर होगा इट्स ओके के ये स्लैंग में। अगर हम हिंदी में लिखें तो ज्यादा भाव बाहर निकलते हैं हमारे। तो इस पर थोड़ा सा सर। दरअसल जर्नलिस्ट हो या राइटर हो, हम लोग कम्युनिकेशन के बिजनेस में हैं, और हमारा मेन काम है अपनी बात को या जो फीलिंग्स है उसको आम लोगों तक उस तरह से पहुंचाना कि वो उसको बहुत बेहतर तरीके से ग्रहण करे। तो जब हम हिंदी में बात करते हैं, और क्योंकि हम सब भारतवासी हैं और भारत में मुझे नहीं लगता कि हिंदी किसी को नहीं आती होगी, तो जब हम हिंदी में संवाद करते हैं तो वो आदमी हमारी बातों को सुनने के साथ महसूस भी करता है। कई बार क्या होता है कि वो पुराने अपने अनुभवों से हमारी बातों को जोड़ के देखता भी है, तो उस लिहाज से वो आदमी हमसे ज्यादा बेहतर कनेक्ट होता है। इसलिए हिंदी के सामने कभी ये संकट नहीं रहा कि आप कभी भी देखिए कि अंग्रेजी अखबारों की तुलना में हिंदी अखबारों का सर्कुलेशन हमेशा से ज्यादा रहा, और लोग मतलब हिंदी के साथ दुर्भाग्य बस ये रहा कि ये बाजार की भाषा नहीं बन पाई, तो उस अंग्रेजी के हिसाब से इसको उतना पैसा नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से यहाँ काम करने वालों को उतनी अच्छी कीमत नहीं मिल पाती है। पर अगर आप अभिव्यक्ति की बात करें तो अभिव्यक्ति में हिंदी से बेहतर मुझे नहीं लगता भारत में और कोई दूसरी भाषा होगी। अभी जैसा आपने कहा था बाजार में उतना वो नहीं मिल पाता, तो उस पर एक रिएक्शन लेते हैं कि अभी जैसे देखा गया है कि धीरे धीरे अखबारों के साथ साथ हिंदी पोर्टल्स ने भी उदय किया है अपना। हिंदी पोर्टल्स बहुत बड़े हैं और बहुत सारे युवाओं का भी उसमें रुझान गया है, और बहुत सारे जैसे हम लोग पढ़ाते भी हैं कॉलेजेस में, तो देखा जाता है कि बच्चे हिंदी में लिखने में भी अब ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। तो इस पे एक मिनट का रिएक्शन लेते हैं। फिर अनुराग सर आपसे शुरू करें। बेसिकली देखें तो हिंदी का बाजार इसलिए बड़ा है डिजिटल का बाजार, क्योंकि इस का पूरा एक अधिकृत है। गूगल की अगर हम बात करें तो अगर सर्वे की रिपोर्ट देखें तो गूगल या फेसबुक मिलके इस पूरे बाजार का 85% रेवेन्यू कमाते हैं। तो अखबारों में ये था कि आप संपादक के पास सीवी लेके जाइए, अगर आपकी पहुंच ना वहां तक पहुंच तो सीवी आ जाएगा। डिजिटल ने आपको ये मौका दिया कि आप अगर खुद के कंटेंट है, तो कई ऐसे यूट्यूबर हैं, कई ऐसे ब्लॉगर हैं जो अपने दम पे पैसा कमा लेते हैं, और आपके पास कुछ अलग कंटेंट है, आपकी डिफरेंट अप्रोच है किसी विषय में काम करने की, तो आप किसी दायरे में बंधे हुए नहीं है। क्योंकि अखबारों ने विषय के दायरे बांध दिए थे कि अगर कोई पॉलिटिकली कवर करता है तभी वो सीरियस जर्नलिस्ट है, तभी वो बड़ा जर्नलिस्ट है। उसके अलावा जो या क्राइम कर रहा है वो बड़ा पत्रकार है। बाकी जो आप तमाम विषय पर्यावरण इन सबको तो कोई कि ठीक है कर रहा है, लेकिन इसमें क्या है, अगर आप डिजिटल में जाएंगे तो एनवायरमेंट के लोगों के लिए सबसे अधिक पैसे कमा रहे हैं। थॉट्स हैं, उनके जो आर्टिकल्स है उसमें डेप्थ है, या टेक्नोलॉजी थोड़े लोग अच्छे खासे अपने इंडिपेंडेंट यूट्यूब खोल के पैसे कमा रहे हैं। तो बच्चों की रुचि इसलिए बढ़ रही है। दूसरी बात कि अगर जो वर्तमान में आप देखें जितनी भी चाइनीज कंपनीज हैं वो सारा चीजें बना रही है, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो यूसी न्यूज हो, तो उनको लग गया है कि जो उपभोक्ता है बेसिकली जो कंजम्पशन करेगा, जो रेवेन्यू देगा, वो टायर सिटीज होंगे। इसलिए भाषा हिंदी आई है। जो विवेक जी ने कहा कि बाजार, तो अब बाजार हिंदी बाजार की तरह बन रहा है। हिंदी के लिए जो प्लेयर्स हैं वो हिंदी में काम करने के इच्छुक है, रीजनल लैंग्वेज में इच्छुक है। अगर आप देखें अनुवाद करने वालों की संख्या बढ़ी है, जो पब्लिशर्स हैं, पेंगुइन है, हार्पर कोलिंस है, इन्होंने रीजनल की किताबों को अनुवाद करना शुरू कर दिया है। और तमाम जैसे मातृ भारती है वो हिंदी या भाषा में डॉक्यूमेंट लेकर आ रही है। तो एक बड़ी हिंदी का बाजार बनना। देवेंद्र सर इस पर आपका रिएक्शन। देखिए, मैं अनुराग जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। अब इसका हिंदी का बाजार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं कॉर्पोरेट की बात करूं तो पहले जैसे ना जितनी बीमा कंपनियां हैं, अब जैसे बहुत तेजी से पहले LIC थी, अब प्राइवेट सेक्टर की बहुत सारी कंपनियां आई। म्यूचुअल फंड की 44 कंपनियां हैं जो बड़े पैमाने पे काम कर रही हैं। पहले इनका जो फॉर्म आता था, जो इसका ब्रोशर आता था, सब अंग्रेजी में ही आता था केवल। अब ये सारे हिंदी में लेके आ रहे हैं। चाहे तौर पर जो भाषा समझ रहे हैं ना जनता, जिनसे जुड़ा हुआ है, जिससे बिजनेस आ रहा है,
तो उसी को वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब पहले जो था एक सीमित का पत्रकारिता कर रहे हैं तो आपको वहीं तक सीमित है पत्रकारिता। अब अगर जिसमें मेहनत है, जिसमें दम है, जिसमें सक्षम है कोई व्यक्ति, तो घर पे रह के कंटेंट राइटर का, स्क्रिप्ट लिखने का तो एक बड़ा बाजार होता जा रहा है। ये कहते हैं विज्ञान अभावों की जननी है। तो जैसे अब नौकरियों पर कैंची चल रही है या कटौती चल रही है सैलरी में, तो उसके साथ में अगर आप में दम है, आप मेहनती हैं, तो घर पे रह के भी अच्छा काम कर सकते हैं। और ये जो मैं कारपोरेट की बात बता रहा हूँ, खासकर वित्तीय सेवाओं से जुड़ी कंपनियों की बात बता रहा हूँ, अब वो सारा अपना लिटरेचर जो है हिंदी में लेके आ रही हैं। तो ये जो पत्रकारिता जो लंबे समय से काम कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा अवसर साबित हो सकता है। इसी तरह से यूट्यूब, फेसबुक और ये अब इस पे आप अपना कंटेंट अच्छा डालते हैं, आपके अच्छे फॉलोअर हैं, आप जनता को रिझा पा रहे हैं, तो इससे आप मतलब अच्छी कमाई कर सकते हैं। मैं बहुत सारे पत्रकारों को जानता हूँ, वो जो बहुत सीनियर लेवल पर थे, अब जॉब नहीं रहा, तो वो यूट्यूब के जरिए बहुत अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। स्मिता मैडम। जी जी, ये तो बिल्कुल सही बात है। और हिंदी का बाजार बढ़ाने में सोशल साइट्स ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। मैं ऐसे कई राइटर्स को जानती हूँ जो बिल्कुल ही अंग्रेजी है वो, और वो IT फर्म्स में काम करते हैं, लेकिन वो लिखते हैं हिंदी में। और सोशल साइट्स पे जब भी वो अपनी कुछ भी राइटअप डालते हैं या फिर कहानियां डालते हैं, तो उसको न सिर्फ लोग पढ़ते हैं बल्कि बहुत ही चाव से पढ़ते हैं और उसको 10 लोगों को बताते भी हैं उसके बारे में। विवेक सर। हिंदी का बाजार बढ़ा है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि अब सिर्फ अंग्रेजी ही आगे है। हिंदी भाषा बहुत आगे निकल चुकी है। विवेक सर। जी जी जी। इस पे जो अभी पोर्टल्स का जो जी 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 रुझान तो बढ़ा रहा है हिंदी पाठकों को, इस पे कुछ आपका? जी जी जी, ये बताना चाहते कि आज समय पहले तक अंग्रेजी का बाजार क्यों था ये समझना पड़ेगा, हिंदी का बाजार क्यों नहीं हो पा रहा था ये भी समझना पड़ेगा। आज से कुछ समय पहले तक अंग्रेजी अखबार निकाले जाते थे क्लास के लिए। हमने भी हिंदुस्तान ज्वाइन किया था तो वहाँ बताया जाता था कि मिंट जो है वो CEOs का अखबार है, और वो इसलिए निकाला जाता है ताकि कोई कंपनी अगर ऐड डिसाइड करेगी तो वो CEO डिसाइड करेगी, वहीं से वो तय हो जाएगा कि इसको कितना ऐड जाना है। हिंदी तक बहुत थोड़ा सा। हेलो, मुझे लगता है संपर्क टूट गया उनका। आप सवाल हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है? हाँ हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि कुछ समय पहले तक ये था, लेकिन आज की डेट में भारत में मिडिल क्लास बहुत तेजी से बढ़ा है, और ये जो मिडिल क्लास है ये दुनिया में बहुत बड़ा कंज्यूमर के तौर पे उभरा है। तो दुनिया की ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो अपने उत्पाद इन तक नहीं पहुंचाना चाहती, और यही रीजन है जो हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस, आपको पता होगा हिंदी के साथ साथ भारत की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। हर संस्थान जो है पंजाबी, मद्रासी और तेलुगु हर तरह की वेबसाइट शुरू कर रहा है। तो रीजन ये है कि बाजार कह रहा है उस वक्त उत्पाद को हमको लास्ट आदमी तक पहुंचाना है, तो इसलिए हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का बाजार आने वाले समय में बहुत तेजी से बढ़ेगा। और आने वाले समय में जो रीजनल लैंग्वेजेस जानते होंगे, हिंदी जानते होंगे, मुझे लगता है उनको बेहतर सैलरीज भी मिलेंगी और अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा होंगी। मतलब 2-3 लैंग्वेज सीख लें हम भी क्षेत्रीय अब। हाँ, और वो भी खास तौर पे अगर आपको कोई क्षेत्रीय भाषा आती हो, जैसे आपको मराठी आती हो, तो आप सुपर हिट हो जाएंगे। अच्छा ब्रजेश जी, क्योंकि हिंदी के बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, मराठी के कम लोग मिलेंगे। हाँ ये है। ब्रजेश जी। जी बोलिए सर। अच्छा ब्रजेश जी, आप भी अपने इसमें विचार हो, कम्युनिकेशन में आप भी 1 दशक से ऊपर के हो गए हैं इस फील्ड में,
जी। तो इस पे आप भी अपना रिएक्शन दें। मेरा तो ये मानना है पंजी, मैंने जो नारद संचार का ये परिकल्पना शुरू करी है, ये जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनके संयोजन और संवर्धन के लिए ये मंच बनाया था कि बहाने तो बाजार है, जिस क्षेत्रीय भाषाओं का बाजार है, हिंदी का बाजार है, उसको और सुदृढ़ कर पाए और मजबूत कर पाए। तो इसी परिकल्पना से आज हम सभी लोग बिल्कुल यहाँ बैठ के हम चर्चा कर रहे हैं। तो आपका ये सवाल, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। रतन सर जी, आप थोड़ा सा इसमें जो ऑनलाइन हिंदी पोर्टल्स आए हैं इनका कितना योगदान है, इस पे एक रिएक्शन आप भी दे दें। जी, मेरा तो सबसे पहले जो मैं एक और बारे में बात करना चाहता हूँ। आपने इस अप्रत्यक्ष जो सम्मेलन हो रहा है वेबिनार में और जो लोगों ने विचार व्यक्त किए हैं, तो उसमें ये कहा कि जो स्कूल है या जो बच्चे हैं वो कोई हिंदी की तरफ उनका रुझान हो रहा है, लेकिन मेरा मत इससे बिल्कुल अलग है। एक्चुअली स्कूलों में इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और मैं ये समझता हूँ कि जब तक बेसिक जो नॉलेज है या जो बेसिक स्कूल की जो क्लासेस हैं वहां पर हिंदी में नहीं जब तक जोर दिया जाएगा तब तक वो रुझान जो है लोगों का बढ़ेगा नहीं। हमारे जो ऑडियंस है, वो जो हिंदी नोइंग ऑडियंस है, उनकी संख्या नहीं बढ़ेगी। तो उससे क्या होगा कि हम कितना भी प्रयत्न कर लें कि हम लोग ये इंटरनेट में या ब्लॉग्स में हिंदी में वार्तालाप करने की कोशिश करें, तो उसमें हमको पूरी सफलता नहीं मिलेगी। तो इसलिए सबसे पहले ये है कि हमको ये प्रयत्न करना पड़ेगा कि स्कूलों में हिंदी पर बहुत जोर देना चाहिए, और उससे बेसिक फाउंडेशन जो है उनका बनाए, तो तब उनका रुझान होगा। हाँ जी स्मिता मैम। हेलो स्मिता मैम, हाँ बताएं। जी जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तभी आगे बढ़ेगी जब हम घर में भी इस भाषा को प्रयोग करेंगे, इंटरनेट की प्रॉब्लम से बच्चों से बात करेंगे, उसको हिंदी की कहानियां पढ़ने की प्रेरित करेंगे। पंजी मुझे लगता है कुछ टेक्निकल इशू है स्मिता मैम। स्मिता मैम, आपकी आवाज एकदम साफ नहीं आ रही, माफी चाहेंगे। ये जो अभी रतन सर ने एक बात कही जी, वो बहुत एक सही बात कही इन्होंने कि जो स्कूल लेवल से ही इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि अगर आप सीबीएसई बोर्ड या उसमें देखें तो 10th के बाद हिंदी एक कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं होता है। आप उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। इंग्लिश तो कंपलसरी सब्जेक्ट है, लेकिन हिंदी को भी कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। नहीं तो मैथ्स बायो का, मैथ्स हिंदी का, बायो हिंदी का, या कॉमर्स के साथ हिंदी का, नहीं तो कंप्यूटर साइंस का, ऐसे हमारे यहाँ ऑप्शन बड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारे यहाँ जो बड़े बोर्ड है, सीबीएसई है या आईसीएसई है, इनमें हिंदी लैंग्वेज 12th तक अनिवार्य जरूर होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। और शायद इसमें से आप लोग इसमें सहमत भी होंगे मेरी बात से। मुझे इसमें एक पॉइंट लगता है, क्योंकि सवाल क्या है कि हिंदी अब तक रोजगार की भाषा नहीं बनी ना। हिंदी में कम्युनिकेशन तो हो रहा है, और इस बात की गारंटी नहीं है हिंदी का में आप कुछ बड़ा अच्छा काम कर लें। अगर आप यहाँ के लोगों से बात करें, अगर यही का हम सैंपल देखें ना, तो पिछले कुछ समय से आप एक अच्छी किताब का नाम नहीं बता पाएंगे। बाहर किसी अगर यूथ से पूछिए, हिंदी के साहित्य में लॉबी है ना, रतन सर वहां पर शायद लॉबी में कि साहित्य में इतनी अधिक लॉबी है कि आप एक अच्छा साहित्यकार जिसका साहित्य बिल्कुल अलग होगा, डिफरेंट साहित्य लिख रहा होगा ना, उसको कोई पूछेगा नहीं, उसको कहेंगे छोटा लेखक है जो किताब बिक रही है, क्योंकि बाजार को हिंदी कैश नहीं कर पा रहा है। अगर आप बच्चे को, सबको मालूम है कि बच्चे को बचपन से हिंदी पढ़ाऊंगा ना, एक मिडिल क्लास गवर्नमेंट गेट काट के बच्चे को पढ़ा रहा है,
उसको ही लगेगा यार मेरा बच्चा कैसे बनाएगा, क्योंकि हम बचपन से, मैं हूँ, आप हूँ, या सभी लोग हैं, 80% या 90% लोग सोचते हैं कि नौकरी करनी है हमको, हम पढ़ाई क्यों, हमें अपना कुछ क्रिएटिव काम नहीं करना है, हमें नौकरी करनी है। तो जब नौकरी हमारा साथ है तो नौकरी तभी मिलेगी जब हम बाजार की भाषा पढ़ेंगे। आप कॉर्पोरेट हाउस में नौकरी तभी कर सकते हैं जब आपको अंग्रेजी आती होगी। आपका इंटरव्यू आप हिंदी में दीजिए, लोग कहते हैं कि हिंदी वाला आदमी है, इसकी अंग्रेजी उतनी अच्छी, अंग्रेजी में बोलिए ना, ये हिंदी वालों के साथ भी दिक्कत है। हिंदी के संपादक से बोलिए, कितने हिंदी के संपादक हिंदी में मेल लिखते हैं, हिंदी मेल लिखने वाले में विवेक जी भी हैं, देवेंद्र जी भी हैं, स्मिता जी भी हैं, कितने हिंदी में मेल लिखकर भेजते हैं, कितने हम व्हाट्सएप पे कितना कम्युनिकेशन हिंदी में करते हैं। अगर पहली बार कब हिंदी में किसी रजिस्टर में अपार्टमेंट साइन किया होगा, हमने अपनी हिंदी में कब लिखी होगी, हमने अपनी अंतिम जो कविता है, कविता में ऐसे ही लिखना है मजदूरों पर, लेकिन कभी हिंदी में अपने क्या आपने लिखे हैं। तो हिंदी जब तक ना आपको रोजगार है, अभी हिंदी एक डाउनग्रेड भाषा है, सबको लगता है ये तो रिक्शे वाले की भाषा है, ये तो इसकी भाषा है, क्योंकि आप देखिए हिंदी अखबार से पत्रकार इसी निकाले आते हैं, उनको लगता है कि हिंदी तो कोई नहीं लिख लेगा यार, हम कंटेंट, और हिंदी पत्रकार का ये भी वो अपने वो कंटेंट के तौर पर डेवलप नहीं करता, डेवलप करता भी है तो दिखा नहीं पाता कि मैंने विकसित कर लिया है, क्योंकि आप इंटरनेशनल नहीं बन पाते जब तक इस देश में आपको, मतलब अंग्रेजी पत्रकार MIT में जाके नौकरी कर सकता है, हिंदी पत्रकार क्या करेगा, जागरण, हिंदुस्तान या 5-6 ग्रुप है, आपको वहां चला जाएगा, तो उसकी वैल्यू नहीं है। तो जब बाजार हिंदी का बड़ा होगा, बहुत, आप हिंदी में एक मैगजीन का नाम बताइए चलती हो, हिंदी की साहित्य मैगजीन कोई पॉपुलर है जिसको आम आदमी पढ़ता हो, क्योंकि हमने उसको बांध दिया है। हमारी अपनी जो राजनीति या पॉलिटिक्स के तहत हिंदी मर गई है, क्योंकि आप हिंदी साहित्य में घुस जाइए, आपको थोड़ा मोड़ा लिखना आता है, आपको कोई प्रोत्साहित नहीं करेगा, वो कहेगा आप तो फलानी लॉबी के आदमी साहब नहीं है, वो आपको कहेगा यार तुमको लिखना नहीं आता, तुम किताब क्यों लिख रहे हो। हमें ये प्रोत्साहित करना चाहिए, हम अच्छा लिखें या बुरा लिखें, हिंदी में लिखें, उसको छापने वाले लोग आगे आए, तो हिंदी बढ़ेगी। उत्साह कैसे आएगा, आप बचपन में आपकी उसकी सब चीजें काट के रख देंगे। आपको IIT का अगर परसेंटेज मालूम है, 7% बच्चे हैं जिन्होंने हिंदी में पेपर ऑप्ट किया है खाली, तो मेरे 2% के दाखिले हुए IIT के अंदर। IIT में जब आप पढ़ने के अंदर जाएंगे तो आपको अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी साहब ना, क्योंकि इंटरव्यू किसमें देंगे आप, कैसे बचपन से आप बच्चों को हिंदी पढ़ाएंगे तो अगर इतने क्लिष्ट वर्ड बोल देगा इंटरव्यू ना कि इंटरव्यू भगा देगा उसको। कॉर्पोरेट कंपनी दे रही है ना, हमारा मूलतः जीवन का अंतिम उद्देश्य है कि हमारे पैकेज कितना मिल जाए, मेरा पैकेज क्या होगा। 80% लोग इसी काबिलियत को आंकते हैं, तो हमको लगता है कि ना वो आदमी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कितने काम को करना चाहते हैं जो बिना पैसे के काम हो। मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। हाँ जी सर। मैं वही अनुराग जी की बात से मैं भी सहमत हूँ। और दूसरी चीज, एक चीज हमको ये भी समझनी पड़ेगी कि जो हिंदी भाषा के तौर पे हिंदी है और जो कम्युनिकेशन के बिजनेस की हिंदी है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जो कम्युनिकेशन की हिंदी है वो अब हिंदी नहीं है, वो इंग्लिश है, वो आम बोलचाल की भाषा है, वो हिंदी नहीं है। और जो हिंदी भाषा है मुझे लगता है कि अंग्रेजी से ज्यादा कठिन है। हेलो 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 मैं विवेक जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए बाजार जो है ना डिमांड के अनुसार चलता है, बाजार में मांग किस चीज की है। देखिए आपकी अंग्रेजी अच्छी आती है, जॉब मिल जाएगा, कुछ नहीं है तो BPO में मिल जाएगा, कॉल सेंटर में मिल जाएगा। आपको हिंदी में अच्छी लिखने, बहुत अच्छा लिख लेते हैं आप, तो उसकी जॉब की संभावना बहुत कम है। हमें जाहिर है हमको पढ़ाई लिखाई के बाद, मतलब मैं कहूँ 90% से ज्यादा लोगों को नौकरी के लिए तलाश रहती है, लेकिन खाली आपको हिंदी आती है, अंग्रेजी नहीं आती है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई छोटी जॉब भी मिल पाएगा। आजकल कोई भी एग्जाम होता है उसमें अंग्रेजी की मतलब अनिवार्यता एक तरह से जरूर होती ही है उसमें। ऐसा कोई भी नहीं है, आप कहीं बात भी करने जाएंगे जो हिंदी में बात करेगा, विशुद्ध हिंदी में करेगा, लोग हंसेंगे और उसे दोयम दर्जे का समझा जाता है। जी, वही सही बाजार बात। में जब उसकी डिमांड ही नहीं जाए, कॉर्पोरेट कमीशन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कहीं भी, कोई भी जाते हैं उसमें 98% जो है CEO या MD या जर्नलिस्ट हैं तो वो इंग्लिश में ही बात करते हैं। अगर हिंदी, अगर जिसे अंग्रेजी आती है अगर वो हिंदी में बात कर रहा है तो लोग उसके मुंह की तरफ ताकते हैं, इसका मतलब इसे नहीं आती होगी या कहीं दोयम दर्जे के संस्थान से पढ़ के आया होगा। तो इसमें बाजार में डिमांड नहीं है हिंदी की, मतलब जॉब के करियर के हिसाब से देखा जाए तो अंग्रेजी आती है तो आपको कोई ना कोई छोटा मोटा जॉब मिल जाएगा, आपका जीवनचर्या चल सकती है। अगर आप हिंदी अखबारों की बात भी देखें ना, तो अगर आप उनका
पहला एलिजिबिलिटी देखेंगे ना, तो लिखा होता है कि आप हिंदी से अंग्रेजी में, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कर लेते हो, कि हिंदी अखबार हो, हिंदी वेबसाइट्स हो। पहली शर्त ही यही है। जितनी भी हिंदी वेबसाइट चल रही है, विवेक जी यहाँ पर हैं, देवेंद्र जी यहाँ पर हैं, स्मिता जी हैं, अंग्रेजी में अनुवाद करना सबसे अनिवार्य है। विवेक जी तो अखबार में भी लंबे अरसे काम किया, तो देखा ना कि आप अगर अनुवाद ही सब करते हैं, सबसे पहले डेस्क में आपको कॉपी मिलती है पीटीआई की, एएफपी कॉपी मिलती है ट्रांसलेशन करने के लिए। अच्छा, तो जब आपको अंग्रेजी नहीं आएगी तो आप काम कर ही नहीं सकते। आपने तो एजुकेशन की, अनुराग जी आपने तो एजुकेशन की लंबे समय तक कवर किया है। कोई भी रिलीज मिलती है तो उसमें अंग्रेजी में ही मिलती है। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो आप खबर ही कहाँ, पत्रकारी कहाँ से बन पाएंगे? हर आजकल छोटी सी सिस्टम में चल रहा है, सारी जितने बड़े विज्ञप्तियां जो है, जितने भी सब है, अंग्रेजी में ही मिलती हैं। आपको खाली हिंदी से काम नहीं चल पाएगा, ये हमारी जरूरत बन गई है अंग्रेजी। जी। अरे सर, जितने बड़े स्कूल हैं वहाँ हिंदी के टीचर का इंटरव्यू इंग्लिश में होता है। हिंदी अगर वो सिर्फ बोल रहा है तो उसको रखते ही नहीं है। यहाँ पर एक बात मैं शेयर करूंगा, कहीं कहीं हिंदी की टीचर भी अंग्रेजी में बात करती हैं। Tomorrow will be your test and all tomorrow will be your test and all भावार्थ and पर्यायवाची will come। ये लैंग्वेज रहती है हिंदी के टीचर की। तो आज अच्छा रहा, आनंद रहा हिंदी पे एक चर्चा करके सबके साथ। तो कोशिश यही है, उम्मीद यही करें कि सबसे पहले तो यही कामना करें कि कोरोना वायरस भाग जाए, सबकी स्थिति सामान्य हो जाए और हिंदी पे कार्य करते रहें। दूसरा, अनुराग जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, विवेक जी धन्यवाद, देवेंद्र जी धन्यवाद, स्मिता मैडम धन्यवाद, और रतन कौल सर आपका विशेष धन्यवाद कि आपने एक समय दिया हमको। और ब्रजेश जी आपका बहुत धन्यवाद कि आपने एक मंच तैयार करा जहां पर एक चर्चा हो सके। जी, तो जल्दी मैं आप सभी लोगों का परिचर्चा में भाग लेने और समय देने के लिए आप सभी का मैं हार्दिक आभार करता हूं। और आज की इस परिचर्चा में जो सभी लोगों की राय निकली, उससे मैं एक चीज, मुझे देवेंद्र सर ने जो कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करी, और इन्होंने कहा कि कैसे जो अंग्रेजी में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो नारद संचार का संगठन, नारद संचार का जो संवर्धन हुआ है, जो हमने इस प्लेटफॉर्म को बनाया है, ये उसी तर्ज पे हम चाहते हैं कि हिंदी का उसी तरीके से विकास हो। और इसी आशा के साथ हम अपेक्षा करते हैं कि जो हिंदी की जो पत्रकारों की है, जो इस तमाम सरकारों से, उद्योगों से और तमाम संस्थाओं से हम अनुरोध करना चाहते हैं, कृपया देश के जो चौथे स्तंभ। हेलो ब्रजेश जी। जी बोलिए मैम। हेलो, आपकी आवाज आ रही है मैम, बोलिए। ब्रजेश जी, मैं लास्ट में एक इतनी नकारात्मक बातें सुनने के बाद, नेट की प्रॉब्लम है, इसीलिए क्लियर नहीं आ रही। मैं ये कह रही हूँ कि मैंने हिंदी के बारे में अभी बहुत सारी माफी चाहता हूँ स्मिता जी, आपकी तरफ से ना टेक्निकल बड़ा इश्यू है और आपकी आवाज हम सुन नहीं पा रहे हैं। अंग्रेजी का वो मिलता है और अनुवाद जरूरी है। देखिए, पत्रकारिता तो सबसे पहले माफ कीजिएगा, स्मिता जी का कनेक्शन का कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए उनको मैंने होल्ड कर दिया है। तो हम इस कार्यक्रम के मतलब अंत में मैं यही कहना चाह रहा था कि विशेषकर जो हिंदी पत्रकार हैं, इनकी स्थिति पर जो सरकार से, उद्योगों से और तमाम संस्थाओं से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, इस मंच से कृपया देश के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की पहल करें। और नारद संचार मंच का उद्देश्य लोगों के मुद्दों पर, जो नारदीय परंपरा के वाहक हमारे आप लोग पत्रकार बंधु हैं, उनको विचार विनिमय का आधार देना है। इस मंच का मानना है कि जो सकारात्मक संवाद हो वो हर समस्या का समाधान करा सकता है। तो मंच का प्रयास होगा कि विचार मंथन से निकला निष्कर्ष आपके, हमारे, हम पत्रकारों के जन कल्याण के काम आ सके। इसी आशा के साथ आप सभी से अगले परिचर्चा तक आपकी अनुमति चाहता हूं और आप सभी से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का अनुरोध करता हूं। शुभ रात्रि, नमस्कार।